नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी और एग्जाम पेपर 2024 में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा मैं उत्तर सहित आपके लिए लेके आया हूँ और जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया उनको हिंदी में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और बिल्कुल इस बार आपका जो नया सिलेबस आया है, बोर्ड ने नया सिलेबस कुछ पार्ट कम भी किए हैं, उसके आधार पर मैंने इस पेपर को तैयार किया है। तो इस पेपर को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको समय है वो 2.5 घंटे का मिलेगा, आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और यहाँ पे निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। चलिए, पहला प्रश्न, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो विद्यार्थियों, बस की यात्रा में बस वयोवृद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखो प्रौढ़ है, जवान है, लेकिन आपको सही उत्तर क्या करना है? वयोवृद्ध। अगला प्रश्न है कि भगवान के डाकिए कहा गया है, यानी किसे भगवान के डाकिए कहा गया है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। तो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल दोनों को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर, पक्षी और बादल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की सबसे कठिन समय, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ है? तो इस पाठ के अनुसार चिड़िया की सोच में तिनका दबा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, तिनका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूरा पेपर मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि पेपर काफी बड़ा है और सारा का सारा उत्तर सहित बताना है, इसलिए मैं फटाफट बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है सट्टा की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें कि साधु से खाली जगह पूछना चाहिए, तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, जाति नहीं। तो यहाँ पे ज्ञान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उत्तर है, उनको मैंने लाल कलर में लिखा है। अगला है कि धोती फटी सी खाली जगह दुपटी, तो यहाँ पे हो जाएगा लटी। धोती फटी सी लटी दुपटी। अगला है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया था, यानी एक सामाजिक आंदोलन है। अगली खाली जगह है कि वहां तो औरतें अपने खाली जगह का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो वहां वहां तो औरतें अपने मर्द, यहाँ पे हो जाएगा मर्द, ठीक है ना, मर्द मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। और अंतिम खाली जगह है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यहाँ पे श्रद्धा आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर होगा लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी, उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सफर तय कर सकेगी। इसी कारण से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, ये बस चलती भी है? तब उन्होंने कहा कि ये अपने आप चलती हैं और लेखक को इसी बात को लेकर हैरानी हुई कि बस भाई अपने आप ये इतनी पुरानी बस कैसे चल सकती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इस पाठ में से दो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो मैंने दोनों को एक साथ में लिया है ताकि दोनों को आप याद कर सकें। तो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? अगर ये नहीं आता है तो ये प्रश्न जरूर आएगा कि हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मैंने इसी का उत्तर लिखा है। देखिए, हम धूल उड़ाते जहां चले कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है और उनके जोश भरे कदमों के से सारा वातावरण में धूल सा जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए
इसीलिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, यानी पक्षी हो या फिर बादल हो। जो अपन मनुष्य तो है वो सीमा रेखा बना देते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा, अन्य देशों की सीमा, उस सीमा से बाहर अपन नहीं जा सकते हैं, या फिर अपन को जाने के लिए कई सारे जो प्रोसेस है उनको पूरा करना पड़ता है। लेकिन पक्षी और बादल के लिए ऐसा नहीं होता है, ये एक और दूसरे देश में आ जा सकते हैं। पक्षी अपने पंखों के द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए मानो ये भगवान की ओर से संचार में भेजे गए भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देने वाले डाकिये हैं। अगला प्रश्न है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। इस पार्ट में से भी दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को लिया है। पहला प्रश्न है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, और दूसरा इसी में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 की संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आपके व्याकरण में से भी प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल ये व्याकरण का प्रश्न है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का विलोम लिखना है, आकाश का विलोम लिखना है, उदय का विलोम लिखना है और अकाल का विलोम लिखना है। तो विद्यार्थियों, अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, आकाश का विलोम पाताल, उदय का विलोम अस्त और अकाल का विलोम सुकाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, यानी इन मुहावरों के अर्थ आपको लिखने हैं। मुहावरा है कि फलना फूलना, दबे पांव लौटना, आग बबूला होना। तो फलने फूलने का अर्थ होता है उन्नति करना, दबे पांव लौटने का मतलब होता है चुपचाप वापस आना, और आग बबूले होने का मतलब है बहुत क्रोधित होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ये महत्वपूर्ण है। आपके दो गद्यांश आ सकते हैं, एक अपठित गद्यांश और एक पठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि ऐसे गद्यांश जिसको आपने अपनी किताब में नहीं पढ़ा है, यानी अपनी बुक में से नहीं पढ़ा है, पासबुक में लास्ट में दे रखे हैं। अगर आप देखोगे निबंध एप्लीकेशन वगैरह आपके पासबुक में आती है, तो उसके पास में कुछ अपठित गद्यांश लिखे हुए हैं, उनमें से एक गद्यांश आएगा। और एक गद्यांश आएगा आपके पठित यानी पाठ में से। आपके बदलू वाला पाठ है उनमें से भी आ सकता है, सुदामा वाला पाठ है, कृष्ण वाला, उनमें से भी आ सकता है। तो किसी भी एक भगवान के डाकिए पक्षी वाला जो पाठ है उनमें से भी आपका गद्यांश आ सकता है। तो दो गद्यांश है, दोनों को मैंने लिया है यहाँ पे। पहला आपके अपठित लिया है, यानी आपके जो किताब में नहीं है उनमें से लिया है। अनुशासन का महत्व जीवन में उसी तरह है जिस प्रकार भोजन और पानी का। अनुशासन से मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य की सरसता और सौम्यता इसी गुण पर आधारित है। मनुष्य अपने जीवनों उन्नति के लिए उच्च आदर्शों का निर्माण तथा उन पर चलने के अपूर्ण साधन अनुशासन द्वारा ही प्राप्त करता है। यानी अनुशासन वाला आपका गद्यांश है। इनमें प्रश्न दे रखे हैं कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है अनुशासन का महत्व। दूसरा इनमें प्रश्न है कि बुद्धि का विकास कब होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि अनुशासन से अपने हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और तीसरा प्रश्न इसमें आता है कि गद्यांश का सारांश लिखिए लगभग 1/3 शब्दों में। तो इसमें सारांश आपको इस तरह से लिखना है। फिर दूसरा आपका जो गद्यांश आएगा वो इस प्रकार से आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा मैंने लिया है, बदलू काका वाला है, उनमें से लिया आपका, क्योंकि इनमें से मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैं उसे बदलू मामा नह कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो ये बदलू जो पाठ है उनमें से ये लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे, तो गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसका सही आंसर होगा बदलू काका। दूसरा है कि बदलू लाख की चूड़ियां
सॉरी, दूसरा ये है कि बदलू किसके नीचे बैठकर अपना काम करता था? तो यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा है कि जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो नीम के वृक्ष के नीचे, इसका सही उत्तर क्या होगा? नीम के वृक्ष के नीचे। तीसरा प्रश्न है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? तो यहाँ पे देखो यहाँ से, बगल में भट्टी देखती रहती जिसमें लाख पिघलाया करता था, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो इतना उत्तर इसका हो जाएगा, यानी इसी गंध्यास में से ही आपको उत्तर देने हैं। और अंतिम है कि निम्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, थोड़ा-सा ध्यान से आपको गद्यांश को देखना पड़ेगा, तभी इनका उत्तर दे पाओगे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूँढ कर लिखिए। यानी ये शब्द है, इनके विपरीत शब्द विलोम शब्द है, अपने गद्यांश में दे रखे हैं, वो आपको दिखना है। जैसे कठोर और मोटा, कठोर का विलोम होता है मुलायम। तो अपन देखेंगे यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा हुआ है, जिस पर रहती लाख के मुलायम होने तक, देखिए ये मुलायम, ये शब्द आपको इसका उत्तर लिखना है। और यहाँ पे देखिए मोटा, मोटे का विलोम होता है पतला, तो यहाँ पे देखो पतला यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये शब्द ढूंढ के लिखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 की चिड़िया सोच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनका का क्या करती है? तो चिड़िया में सोच में, यहाँ पे सोच है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा चिड़िया सोच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उसे तिनके को यथा स्थान रखकर और भी तिनके एकत्रित कर उन्हें यथा स्थान रखना चाहती है, और वह इन तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने तथा अपने अंडे और बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। तिनकों को क्या करना चाहती है? घोंसला बनाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, एक तो ये कबीर वाला, और दूसरा बन रहा है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों मैंने इसी का उत्तर लिखा है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या फिर प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हें संचार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा है उसने वैसा ही व्यक्त किया है। वे समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? इनमें से भी आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं सुदामा वाले पाठ से। एक तो ये प्रश्न बन रहा है कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे, और दूसरा प्रश्न बन रहा है कि सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा क्या मनोदशा हुई, और अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 की साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? और यहाँ पे देखिए साइकिल चलाना इसका उत्तर होगा। साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया था। इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वह कहीं पे भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। इसी में अथवा में प्रश्न मिल जाएगा कि लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर उसके बाद में आपके 2 प्रश्न आएँगे बड़े-बड़े, एक निबंध वाला और एक एप्लीकेशन का। तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ये प्रश्न आ सकता है। अथवा में एक और आ सकता है इनमें कि अपने आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 एप्लीकेशन आपको याद करनी है, एक तो शुल्क मुक्ति की और एक टीसी के लिए और एक जरूरी काम के लिए। ये 3 आप एप्लीकेशन याद कर लेना। और अंतिम आपका जो प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध है वो आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है, और ये आपके 6 नंबर का या फिर 7 नंबर का आने वाला है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध याद करना है। दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा बाल विवाह एक अभिशाप। तीसरा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा मेरा प्रिय खेल, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा प्रिय शिक्षक। ये निबंध आने की पूरी संभावना है। तो मेरा प्रिय शिक्षक, इसको भी आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको हल करवाया है और उत्तर सहित मैं इसको टाइप करके लेकर आया हूं। तो बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके ये आपके लिए एक पेपर तैयार हुआ है। तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक, और मैंने पहले भी कहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला कौन से विषय का पेपर आपको चाहिए, वो जरूर मैं लेके आऊँगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपके लिए वो पेपर मैं लेकर जरूर आऊँगा।
तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।